दोस्तों नमस्कार। दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस खबर का पोस्टमार्टम आज हम करने जा रहे हैं वह राहुल गांधी के उस बयान से है जो अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन महाराष्ट्र में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता उनके डर पर टिकी हुई है और वह किस तरीके से विरोधी नेताओं को डरा धमका कर अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और आने वाले 2024 के इलेक्शन में अपनी जीत को उसका आधार बना रहे हैं। इस आरोप का सच आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि अगर उनकी बातों में सच है तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता तो जनता के वोट पर निर्भर करती है, जनता के प्यार पर निर्भर करती है कि किस तरीके से वह अपने एक नेता को पसंद करती है, उसको वोट देती है और उसके बाद वही नेता उन जनता के आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन अगर उस नेता का पूरी सत्ता डर पे टिक जाए तो आखिर में उस देश के लोकतंत्र और नागरिकों का क्या होगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता वास्तविक तौर पर इस देश में डर के माहौल पर टिकी हुई है या फिर यह कांग्रेस की अपनी नाकामी है कि इस देश की जनता बार बार मोदी को चुन रही है, या फिर मामला कुछ और है। यदि आप नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास को देखें तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास भारतीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर एक प्रचारक के तौर पर काम करने का था और किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के कोने कोने में घूमकर अपने संघ अपनी विचारधारा का प्रचार करते थे और जिस तरीके से दूसरे संघ के नेता या संघ के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी की है। यदि आप संघ या भारतीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता जितने भी नेता हुए हैं या जितने भी जो है कि कार्यकर्ता हुए हैं, अगर आप उनकी राजनीतिक एक्टिविटीज या राजनीतिक विचारधारा को अच्छी तरीके से देखें तो लगभग सबकी सोच, एक दो को अगर आप एक्सेप्शन मानकर अलग रखें तो पूरे जो राजनीतिक जो कैडर है वो सबकी सोच लगभग एक जैसी मिलती है और नरेंद्र मोदी भी उसमें एक नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 या 20-22 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और एक नेता का जो बयान होता है उसके पीछे जो दूसरे नेता हैं उसी तरीके से मिलती जुलती अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उनके विचारधारा में किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2001 से पहले केशुभाई पटेल राजनीतिक तौर पर गुजरात का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुने गए और 2014 यानी इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वह मुख्यमंत्री के तौर पर भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन अगर आप गुजरात के जो दूसरे मुद्दे हैं, जो काम करने के मुद्दे हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा अलग रखें तो जो राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल था वह यह था कि धार्मिक तौर पर या जाति के तौर पर किस प्रकार से हिंदुओं को यह आभास कराना या महसूस कराना कि भारत में बहुसंख्यक होने के बावजूद उनका अस्तित्व खतरे में है। 2019 के चुनाव में उनके एक प्रोग्राम या स्पीच को देखें, उनके एक भाषण को देखें तो बकायदा 13 बार उन्होंने हिंदू टेरर का शब्द इस्तेमाल किया है। यह टेरर जो शब्द उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है, यह खास तौर से हिंदुओं को डराने
या उनमें इनसिक्योरिटी का भाव पैदा करने को लेकर है, जिससे कि वह अपने आप को मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को अनसिक्योर महसूस करें। इसी भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि भारत के सनातन संस्कृति जो 5000 साल पुरानी है, वो सीधे उस युग से उठाते हैं जो राम के समय का युग था, वहां से उठाते हैं, जो कांग्रेस है इसको बर्बाद कर रही है। तो किस तरीके से अगर आप, और यह जो सोच है वो वैचारिक सोच है, संघ की अपनी सोच इसको समर्थन करती है, बीजेपी की अपनी सोच इसको समर्थन करती है कि यदि भारत के हिंदू अपने संस्कृति और अपने धर्म को लेकर अगर जागरूक नहीं हुए तो वह समय नहीं आएगा जब उनके अपनी जो अस्मिता है वो खत्म हो जाएगी या वो खतरे में है। इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, यह तो एक पूरे चर्चा का विषय है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी यह करते आए हैं और हिंदुओं को यह डराते आए हैं, खास तौर से उनके जातीय, उनके सनातन और उसके धर्म के आधार पर। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो वर्तमान राजनीतिक जो परिवेश है, राहुल गांधी जिस बात की चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी बात कर रहे थे उस कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की। वह नाम उस भाषण में तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वह जिक्र कर रहे हैं अशोक चौहान की। इससे पहले कि एक एक वर्तमान राजनीति के परिदृश्य को या पन्नों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करें, उससे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुन लीजिए आप। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो आपने सुना कि राहुल गांधी किस तरीके से यह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के एक बहुत ही गद्दावर नेता रहे हैं महाराष्ट्र में, और एक लंबी पारी दशकों तक वह महाराष्ट्र में के कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि वह बीजेपी में शामिल हो गए। वह यह भी जिक्र कर रहे थे कि व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके से उनका फोन जो है कि वो उनकी मदर को गया और वह रोने लग गए कि अगर वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो उनका जेल जाना निश्चय है। तो राहुल गांधी के इस बयान में क्या यह राहुल गांधी की अपनी मनगढ़ंत कहानी है? इसको थोड़ा सा आप बारीकी से देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। हम शुरू कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से ही। जब से शिवसेना नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं उन सारे लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक चुनौती खड़ा हो गई कि कैसे महाराष्ट्र की सीटें जीती जाएंगी। इसको लेकर सबसे पहले खेल खेला गया उद्धव ठाकरे के साथ, शिवसेना के साथ, और
एकनाथ शिंदे के सहारे, जो एक लंबे समय तक शिवसेना के साथ रहे, उद्धव ठाकरे के साथ रहे, लेकिन एक लंबे समय तक शिवसेना के साथ रहने के बावजूद वह बीजेपी में शामिल हो गए और मौजूदा समय में वह जो है कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो ऐसा क्या हो गया? क्या उनको खरीदा गया? क्या उन पे किसी तरीके का दबाव था? और अगर आप एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे की बात थोड़ी सी समझ में आती है, क्योंकि वैचारिक तौर पर जो बीजेपी का कैडर है और शिवसेना का जो कैडर है वो कुछ अलग नहीं सोचता। वैचारिक तौर पर दोनों ही पार्टियां वो लगभग एक तरह से ही सोचती हैं, जिसके थ्रू कई सालों तक गठबंधन महाराष्ट्र में, चाहे वो मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर रहे या फिर जो है कि लोकसभा के चुनाव को लेकर रहे, वो रहा है। और एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल अशोक चौहान का है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, कि कैसे एक इतना बड़ा नेता इतने समय तक एक पार्टी में वो अपनी पूरी राजनीतिक करियर निकाल चुका हो, वो अचानक बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो आपको उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले के उन घटनाओं के बारे में भी आपको देखना होगा कि किस तरीके से यही बीजेपी पिछले चुनाव में अशोक चौहान पर शारदा स्कैम, शारदा घोटाला जिसका आरोप अशोक चौहान पर था, और किस तरीके से ईडी और सीबीआई कांग्रेस के इस नेता के पीछे लगी हुई थी, और उसके बाद जिस नेता को पर यह पार्टी आरोप लगा रही थी, मोदी उस पर आरोप लगा रहे थे, उसी पार्टी को अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस बयान को यहां पे सच साबित होते हुए ये चीज दिखाती है कि किस तरीके से जिन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको डरा धमका कर जो है कि उनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, यही हाल एनसीपी का भी है। एनसीपी जिसका प्रतिनिधित्व और फाउंडर शरद पवार हैं, कांग्रेस से अलग हुई यह पार्टी है, और वैचारिक तौर पर अगर इस पार्टी को देखें तो वह बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट है। और शरद पवार की अपनी राजनीति महाराष्ट्र में एक दिग्गज राजनीति मानी जाती है, और कई सालों से एक किंग मेकर के तौर पे शरद पवार काम करते आए हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो बिल्कुल बदल जाती है, और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार अपने एमएलएस को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बनते हैं। यह वही एनसीपी के लीडर्स हैं, यह वही एनसीपी के नेता हैं, और खासतौर से अजीत पवार हैं, जिनको बीजेपी खास तौर से नरेंद्र मोदी जो है कि आरोप लगाते हैं घोटाले का, और इन्हीं के खिलाफ ईडी और सीबीआई काम कर रही थी, जांच कर रही थी। अगर आप सुप्रिया में बयान देखें जिसने जो है कि मोदी की किस तरीके से चुटकी ली थी कि अब नरेंद्र मोदी अजीत पवार के खिलाफ क्या कोई जांच बिठाएंगे, तो वह बात कहीं ना कहीं इसी बात को लेके था कि एक नेता जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हो, वह विरोधी पार्टी का हो और वैचारिक तौर पर उसके मतभेद हों, और यह बिल्कुल अपोजिट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, उसी नेता को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं सिर्फ इसलिए जिससे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के उन सभी लोकसभा चुनावों को साधा जा सके। और यह एक पूरी लिस्ट है जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से डराया धमकाया गया, उनके कई नेता अभी भी जेल में हैं। ईडी और सीबीआई किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी हुई थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन को यानी इंडिया अलायंस में शामिल ना रहें,
और वह किसी तरीके से उसको फ़ायदा ना पहुंचाएं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं। ये अलग बात है कि वह दिल्ली में और पंजाब में साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते थे, एक आदिवासी नेता जिसको किस तरीके से डराने धमकाने का काम किया गया ईडी और सीबीआई के द्वारा, और उनको भी चुनाव से पहले जेल भेज दिया गया। वो बिहार में आरजेडी का प्रतिनिधित्व करने वाले तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी और सीबीआई की अपनी रेड हो, मुख्यमंत्री जो पश्चिमी बंगाल की हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई और स्कैम के जितने मामले चल रहे हैं, यह बात में कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि यह सारे नेता भ्रष्टाचारी हों। यह इस बात में भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो ईडी और सीबीआई जिनकी जांच कर रही है उसमें सत्य हो। सवाल तो वहां पे खड़ा हो जाता है कि जब यही भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वह सारे जो रेड्स हैं, वो सारी जो जांच प्रक्रियाएं हैं, वो अचानक खत्म हो जाती हैं। तो क्या ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, उसका काम या उसका इस्तेमाल सिर्फ इस बात के लिए किया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग नेताओं को या जिन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना है या अपने चुनाव के अनुरूप इस्तेमाल करना है, उनको किस तरीके से परेशान किया जाए, डराया धमकाया जाए, उनको जेल की धमकी दी जाए, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएं, और जैसे ही वो शामिल हो जाएं उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएं। तो ये जो पूरा परिदृश्य देखा जा रहा है, चाहे वो एकनाथ शिंदे के जरिए, चाहे वो अजीत पवार के जरिए, या फिर अशोक चौहान के जरिए, ये सारी नेताओं का एक एक करके बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके आरोप को खारिज होना, यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं डरा धमकाकर इन नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में को आसानी से जीता जा सके। और आप खास तौर से जो खेल अभी चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सारी सीटें हैं वो लगभग बीजेपी के हाथ में हैं, और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वहां से एक सीट को भी वो लॉस करे, वो घाटे में जाए। तो वह जो वहां की कांग्रेस पार्टी है उनके नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है, क्योंकि इससे पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहां पे कांग्रेस की सरकार आई है। यही हाल अगर आप चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर देखें तो किस तरीके से वहां पर अपनी सत्ता, एक सीट है सिर्फ लोकसभा की, जिसके मौजूदा जो सांसद हैं वो किरण खेर हैं, सिर्फ एक सीट है, लेकिन उस एक सीट को साधने के लिए भी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़कर वहां पे अपना मेयर बनाने की कोशिश की गई, और बाद में वही पार्षद लौट के दोबारा आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये जो पूरा खेल, ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि नरेंद्र मोदी की अपनी जो सत्ता है वो डर के पिलर पे खड़ी है, डर के आधार पे खड़ी है। लेकिन चाहे जितना मर्जी डर का आधार बनाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन उनको इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ और पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, उस समय तो ना ईडी थी नरेंद्र मोदी के पास, ना ही तो सीबीआई थी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उनके पास। फिर जनता ने क्यों चुना? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह बात माननी पड़ेगी कि उसकी जो राजनीतिक नाकामी है और जिस तरीके का माहौल पिछले चुनावों के बाद सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दी है, उससे
इस देश के लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ है और हुआ था, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। इस तरीके से एक एक करके, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो कोयला घटाना हो, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, छोटे मोटे घोटाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, और उस समय के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, जो राजनीतिक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, किस तरीके से वो सिर्फ एरोगेंट, जमीन पर जाना ही भूल गए थे। लोगों के साथ जो सरोकार था वह बिल्कुल खत्म हो गया था, और कहीं ना कहीं इसी राजनीतिक गैप को नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इस्तेमाल किया और वह सत्ता में आए। और सवाल सिर्फ राजनीतिक तौर पर जमीन पर मौजूद होने का ही नहीं था। किस प्रकार जब सोनिया गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनी, राहुल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो वित्त मंत्री की हैसियत रखने वाले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर रिमोट से चलाने की कोशिश की गई। मैं यह बात नहीं कह रहा था हूं कि जो मनमोहन सिंह है उनमें किसी तरह की कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन अगर वास्तविकता कुछ और थी, क्या कांग्रेस में कोई और दिग्गज नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री के तौर पर उसे बिठाया जा सके? तो सवाल गांधी परिवार का सत्ता पर कंट्रोल रखना था और अपने किसी पॉपेट को इस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर बिठाना था जिससे कि उसकी जो पकड़ है वो सत्ता पे कमजोर ना हो। और उसके बाद जिस तरीके के डिसीजन लिए गए, वह डिसीजन कहीं ना कहीं इस बात को ही दर्शाते हैं कि जो गांधी परिवार है वो किसी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहती है, और देश की जनता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में गांधी परिवार के लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे कि उनका प्रधानमंत्री कौन हो, यह तो जनता तय करेगी। तो ये एक एक करके जितनी गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की है, उस पूरे अपने राजनीतिक इतिहास में कहीं यह भी कारण है कांग्रेस पार्टी के सत्ता में बाहर जाने का और प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की राजनीतिक सत्ता पर नरेंद्र मोदी पे आने का। आप इस पूरे संदर्भ में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी पूरी सोच क्या है? आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम इस देश के उस सारे न्यूज़ का पोस्टमार्टम करेंगे इस पूरे जो है कि प्रोग्राम में, जिससे कि हम उस खबर के पीछे के सत्य को उजागर कर पाएं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।